हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पल्लवी यादव और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ सी सेट के क्वेश्चन पेपर को जो 2023 में हुआ था। प्रीवियस ईयर के इस सी सेट के क्वेश्चन पेपर में हम आज डिस्कस करेंगे क्वांट और रीजनिंग से रिलेटेड सम्स को। आइए शुरू करते हैं। पहला सम देखते हैं। मेरे साथ साथ आप भी सम को रीड कीजिए जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। राज के पास एक डिब्बे में 10 जोड़े लाल जूते हैं। चलिए ठीक है। राज के पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स में 10 जोड़े शूज जो हैं वो लाल कलर के हैं। उसके बाद 9 जोड़े जूते उसके पास सफेद कलर के हैं। चलिए हमने लिख लिया है कि 9 जोड़े उसके पास सफेद रंग के शूज हैं। उसके बाद उसके पास 8 जोड़े काले जूते हैं। ये भी लिख लेते हैं, 8 उसके पास ब्लैक रंग के शूज हैं। लेकिन इस 10 जोड़े का मतलब क्या हुआ कि उसके पास 20 लाल रंग के हैं, 9 जोड़े का मतलब 18 उसके पास सफेद रंग के जूते हैं, 8 का मतलब 16 उसके पास काले रंग के जूते हैं। और यदि इनको ऐड करें टोटल को तो ये निकल कर आएगा 54। तो उस बॉक्स में राज के पास टोटल 54 शूज हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है कि यदि वह पहनने के लिए एक जोड़ा लाल जूता निकाले। बॉक्स है उसमें से उसको एक जोड़ा शूज पहनने हैं और वो भी लाल रंग के पहनने हैं। तो एक एक करके अचानक से वो उस बॉक्स में से शूज मिले हुए रखे हैं, अचानक से उसमें से शूज निकालेगा राज। तो अचानक से निकालने पर लाल जोड़ा का शूज उसको पहनने के लिए बिना उसको वापस रखे कितने से कितने उसको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने होंगे। तो मैक्सिमम अटेम्प्ट के लिए क्या होगा, देखो हम सबसे लेकर चलते हैं बुरे से बुरा, कि ऐसा तो है नहीं कि राज ने बॉक्स खोला और बॉक्स में उसने जैसे ही हाथ डाला उसके पास एक जोड़े लाल रंग के जूते निकल कर आ गए। एक बार में तो ये हो नहीं सकता। हम बुरे से बुरा सोचते हैं कि अधिकतम से अधिकतम मैक्सिमम वो कितनी बार अटेम्प्ट करे कि उसको लास्ट में लाल रंग के जूते पहनने को मिल जाए। तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि जब वो पहली बार उसमें हाथ बॉक्स में देता है तो निकल कर आते हैं लाल की जगह 9 जोड़े उसके पास सफेद शूज निकल कर आ जाते हैं। चलिए 18 उसके पास सफेद निकल कर आ गए। उसके बाद वो फिर से ट्राई करता है, 18 बार ट्राई किया, 18 के 18 बार उसके पास व्हाइट जूते निकल कर आ गए। उसने फिर उस बॉक्स में ट्राई किया, बॉक्स से शूज निकाले तो फिर से उसके पास कितने निकल कर आ गए, 16 शूज उसके पास ब्लैक रंग के निकल कर आ गए। अब ब्लैक और सफेद तो उसने निकाल लिए, लेकिन पहनने क्या है उसको, उसको पहनने हैं लाल रंग का जो जोड़ा, लाल रंग के शूज उसको पहनने हैं। तो यदि हम इनको ऐड करें तो 8 और 6 14, 1 और 2 3 एंड 34। तो 34 उसने अटेम्प्ट करे और 34 अटेम्प्ट करने के बाद वो अभी तक लाल रंग के शूज को नहीं निकाल पाया। अब यदि उसके अंदर उसने सारे ब्लैक निकाल लिए, उसने सारे व्हाइट को भी निकाल लिया, बॉक्स के अंदर जो भी शूज बचे हैं वो सारे के सारे रेड कलर के बचे हैं। अब रेड कलर के कितने शूज बचे हैं, रेड कलर के शूज बचे हैं 10 जोड़े। 10 जोड़े का यानी का मतलब है कि 20 जूते उसमें लाल रंग के हैं। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये समझने वाली बात है, देखो एग्जाम में या कुछ जो आंसर जिन लोगों ने सोल्व किया है उसको, उसमें थोड़ी सी एक कंफ्यूजन क्या हो गई कि 34 तो लाल जूते बचे हुए हैं बॉक्स में, सफेद और काले उसने निकाल लिए हैं राज ने। तो जो भी अब शूज निकालेंगे वो सारे शूज है ब्लैक, सारे शूज है व्हाइट कलर के ही होंगे। 34 में उसने दूसरी बार अपना अटेम्प्ट किया तो उसने एक शूज निकाल लिया, वो निकल कर आया हमारा रेड कलर का। सेकंड टाइम उसने अटेम्प्ट किया तो वो भी शूज कैसा निकल कर आएगा, क्योंकि एक जोड़ा है यानी कि 2 शूज चाहिए उसको पहनने के लिए। तो बॉक्स में दोनों ही शूज या सारे शूज ही लाल रंग के हैं, तो जो भी शूज निकालेगा वो लाल रंग के ही निकलेंगे। तो ऐसे 34 में 2 ऐड करके इसका आंसर 36 बहुत जगह सोल्व किया है बच्चों ने। लेकिन 36 यहाँ पर एक थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, 36 नहीं, दरअसल 10 कलर के शूज़ होंगे उसके पास लेफ्ट पैर के और 10 कलर के शूज़ होंगे उसके पास राइट पैर के। तो ऐसा नहीं है, 34 शूज़ निकालने के बाद भी ऐसा बिल्कुल चांस नहीं है कि वो एक बार उसमें शूज़ निकाले बॉक्स से, लाल रंग का जूता तो निकल कर आएगा लेकिन लेफ्ट पैर का निकल कर आएगा। तो 35 हो गए, 35 बार उसने अटेम्प्ट किया, तो अब उसको एक शूज और चाहिए जिससे कि वो लाल रंग के शूज को पहन सके। अब 35 के बाद वो जैसे ही फिर से ट्राई कर रहा है, उसके पास फिर से लाल रंग का शूज आता है, लेकिन वो भी लेफ्ट पैर का निकल कर आ जाता है। ये बिल्कुल चांसेस हैं क्योंकि लेफ्ट और राइट पैर के दोनों पैर के शूज अलग-अलग होते हैं।
तो 20 में से इसको थोड़ा-सा यहाँ देखते हैं कि 20 शूज़ हैं उसके पास लाल रंग के, जिसमें से 10 लेफ्ट पैर के हैं और 10 राइट पैर के हैं। 34 के बाद उसने एक शूज़ निकाला, तो वो निकल कर मान लो 10 के 10 उसके पास लेफ्ट पैर के निकल गए। तो 34 और 10 44 शूज़ तो उसने निकाल लिए। लेकिन अभी भी उसको रेड कलर का शूज़ प्रॉपर पहनने के लिए नहीं मिला, क्योंकि उसने जो भी अब तक शूज़ निकाले हैं वो सारे शूज़ एक ही पैर के निकाल लिए हैं। अब वो उस बॉक्स में कोई सा भी शूज़ यदि किसी भी शूज़ को पिकअप करेगा, किसी भी शूज़ को उसमें से उठाएगा, तो वो राइट पैर का ही निकलेगा और एक भी राइट पैर का निकलेगा, तो इसका मतलब एक जोड़ा जूता उसको लाल रंग का पहनने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल 44 में से फिर वो एक जोड़ा शूज़ निकालता है, वो राइट पैर का निकलता है, तो 44 और 1 45। तो जो इसका सही आंसर है, वो है 45, यानी कि उसको मैक्सिमम 45 टाइम अटेम्प्ट करना होगा एक जोड़ी लाल जूते पहनने के लिए मैक्सिमम। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कोई बल्लेबाज कोई बल्लेबाज केवल एक रन लेते हुए वह चौके और छक्के मारते हुए कितने तरीकों से ठीक ठाक 25 रन बना सकता है, जबकि रन बनाने का कोई भी अनुक्रम हो सकता है कि किसी भी तरीके से वो रन को बना सकता है। ये तो आप इजीली बना सकते हैं, आप मैच भी देखते हैं तो आपको पता है कि 25 रन छक्के चौके और रन लेकर कैसे कैसे बना सकते हैं। बस थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमें ये सोल्व करना था। चलिए समझते हैं कि कितने टाइप से बना सकते हैं। हम मैक्सिमम संख्या ले लेते हैं कि छक्का, चौका और यहाँ पर रन के लिए 1 रन ले लेते हैं। देखो एक तरीका तो ये होगा कि उसने व्यक्ति ने जो 25 रन रन बनाने के लिए मैक्सिमम यदि कोई छक्के लगाएगा तो कितने लगा सकता है? वो मैक्सिमम छक्के लगा सकता है 4, क्योंकि 4 छक्के लगाएगा तो 24 रन होंगे। 24 रन होंगे तो एक उसको फिर रन लेना पड़ेगा। 1 रन वैसे लेना पड़ेगा, 25 रन हो जाएँगे। मैक्सिमम यदि वो छक्के-छक्के ही लगा लेता है 25 रन के लिए। तो हम इसको यहाँ पर देखते हैं कि 6 मतलब ये आपको डिनोट करते हैं छक्के के लिए। ये छक्के को डिनोट कर रहा है, चौके को, और ये हमने रन के लिए एक मान लिया। तो यदि वो 4 छक्के लगाएगा तो उसको कितने रन की और जरूरत पड़ेगी? चौके मतलब 0, चौके लगा नहीं पाएगा, और रन कितने लेगा वो? 1 रन लेगा। तो एक तरीका तो ये हो सकता है। उसके बाद दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि वो 4 चौके ना लगाकर उस पर 3 ही चौके, सॉरी, उस पर 4 छक्के ना लगाकर वो केवल 3 ही छक्के लगाए। तो यदि वो 3 छक्के लगाता है तो 3 छक्के यानी कि 6 तिया 18 रन, 18 रन तो उसने ले लिए हैं। 18 रन लेने के बाद वो चौके कितने लगा सकता है? 25 रन के लिए। देखो 25 में से उसने 18 रन तो ले लिए 3 छक्के मारकर, तो 15 में से हट गए 7, यानी कि उसको 7 रन और चाहिए। 7 रन के लिए वो कितने मैक्सिमम चौके लगा सकता है? केवल 1 चौका। तो 1 चौका लगाएगा वो, और बाकी जो भी रन होंगे वो उन रन को एक-एक करके कंप्लीट करेगा। तो एक तरीका ये हो गया। 1 चौका, और उसके बाद एक भी चौका नहीं लगा पाएगा। यदि वो 2 छक्के लगाता है तो 6 दूनी 12, यानी कि 12 रन तो उसने छक्के मारकर ले लिए। फिर वो कितने चौके मैक्सिमम मार सकता है? तो फिर वो मैक्सिमम चौके मार सकता है 3। देखो 12 रन तो उसने ले ली छक्के लगाकर, 3 चौके मारेगा यानी कि 3 चौक 12 रन ले लेगा वो चौके से, 24 रन हो गए, और 1 रन वो ले सकता है, 1 रन ले सकता है नॉर्मल। एक पहले छक्के से रन बना लिए उसने 2 छक्के मारकर, फिर उसने 3 चौके मार लिए, फिर उसने बचा हुआ 1 रन को वैसे कवर कर लिया। तो एक तरीका ये हो सकता है कि वो 3 चौके मारे, लेकिन हो सकता है वो 3 चौके ना मारे। 3 चौके की जगह कितने चौके और मार सकता है वो? हो सकता है 2 ही चौके लगे उस पर, हो सकता है 1 ही चौके लगे, या हो सकता है उस पर 1 भी चौका ना लगे, ये भी हो सकता है। बाकी जितने-जितने वो चौके लगाएगा, बाकी जो रन की कमी पड़ेगी वो उस रन को वैसे कवर कर लेगा। तो एक तरीका हो गया हमारा ये। तो ये कितनी पॉसिबिलिटी बैठती हैं? 1, 2, 3 और 4। 4 पॉसिबिलिटी यहाँ पर बैठती हैं। अब वो 2 छक्के की जगह केवल 1 ही छक्का लगा पा रहा है। मान लीजिए उस पर 1 ही छक्का लग पाया।
एक छक्का लगेगा तो वो मैक्सिमम कितने चौके मार सकता है? 4 चौके मार सकता है, क्योंकि 5 चौके मारेगा तो 5 चौक 20, एक छक्का पहले ही लगाएगा, रन केवल उसको 25 चाहिए, तो केवल 4 चौके वो लगा सकता है। तो 4, फिर उसके बाद मान लो वो 3 चौके लगा पा रहा है केवल, हो सकता है वो केवल 2 ही चौके लगा पाए, हो सकता है वो 1 ही चौका लगा पाए, हो सकता है वो 1 भी चौका ना लगा पाए। तो ये पॉसिबिलिटी रन लेते समय बन सकती है। तो यदि वो 2 चौके लगाता है मान लो और 1 छक्का लगाता है, तो बाकी जो भी रन उसकी कमी पड़ेगी वो उसको एक-एक करके पूरा ले लेगा। हम उसको लिख नहीं रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। तो कितनी पॉसिबिलिटी बैठती हैं? 1, 2, 3, 4 और 5, 5 पॉसिबिलिटी यहाँ पर बैठती हैं। अब हो सकता है कि वो 1 भी छक्का ना मारे, ये भी पॉसिबिलिटी बैठ सकती है, उसमें छक्का लगे ही ना। तो मैक्सिमम कितने चौके मार सकता है फिर 25 रन के लिए? वो मार सकता है 5, क्योंकि 6 चौके वो मार सकता है, क्योंकि 6 चौक 24, 4 जो 6 चौके से वो रन बना लेगा 24 और 1 रन वो वैसे ले सकता है। तो वो 6, फिर हो सकता है उस पर 5 चौके लगें, हो सकता है उस पर 4 चौके लगें, हो सकता है उस पर 3 ही चौके लगें, हो सकता है 2 लगें, हो सकता है 1 ही चौका लगे या हो सकता है 1 भी चौका वो ना मार पाए। तो क्या पॉसिबिलिटी बैठती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 पॉसिबिलिटी यहाँ पर बैठती हैं कि हो सकता है वो 6 चौके लगा ले। देखो आपको यहाँ थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि यदि वो 6 चौके लगाएगा, तो उसके पास कितने रन होंगे? 24। उसके बाद वो 1 रन वैसे ले लेगा। यदि वो 5 चौके लगाएगा तो 20 रन होंगे और बाकी 1-1 रन वो कैसे ले लेगा? 1-1 रन करके ले लेगा। यदि वो 3 चौके लगाता है तो 12 रन होंगे, बाकी वो सारे रन वैसे कवर करेगा, 125 रन बनाने हैं तो। तो इस तरीके से पॉसिबिलिटी बैठती है। हम ये जो चौके वाली पॉसिबिलिटीज़ को काउंट कर लेते हैं। तो 7 पॉसिबिलिटी बैठती है। अब हम इन सबको ऐड करके देख लेते हैं। क्योंकि छक्के भी हमने पॉसिबिलिटी मान के देख लिया कि वो छक्के लगा ले मैक्सिमम 4, 3 लगा ले, हो सकता है उस पर 2 लगे, उस पर 1 लगे, हो सकता है छक्का उस पर 1 भी ना लगे। ऐसे ही हमने चौके को काउंट कर लिया है कि हो सकता है उस पर 1 भी चौका ना लगे। हो सकता है वो चौके जो मैक्सिमम लगाए वो 6 चौके लगा दे, हो सकता है 5 लगा दे, हो सकता है उस पर 4 ही चौके लगें। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लिया है। अब इनको ऐड कर लेते हैं कि उसके बाद कितनी पॉसिबिलिटी बैठती है। तो पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। 2 और 1 3, 3 4 7, 7 और 7 14 और 5 19। तो ये पॉसिबिलिटी बैठती है 19। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पत्र और 4 लिफाफे हैं। सबसे पहले हम इन्हीं को ड्रॉ कर लेते हैं। 4 पत्र हैं और 4 लिफाफे, मान लीजिए ये लिफाफों में पत्र हैं। हमने इन 4 बॉक्स से इसको प्रेजेंट कर दिया है। 4 पत्र हैं और 4 लिफाफे हैं और ठीक-ठीक एक पत्र को सही पते वाले ठीक-ठीक एक लिफाफे में डालना है। हमको सही एड्रेस पर उन सभी लिफाफों में सही पत्र को डालना है। यदि पत्रों के लिफाफों में यादृच्छिक रूप से डाला जाता है, यदि पत्रों को जो लेटर हैं उनको लिफाफों में ऐसे ही डाल दिया जाता है, तो निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलो पहला कथन देख लेते हैं। यह संभव है कि ठीक-ठाक एक पत्र गलत लिफाफे में जाए। देखो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है। कैसे? ये तो बहुत इजीली आपको समझ में, देखते ही समझ में आ गया होगा कि 1 तो नहीं हो सकता। मान लीजिए ये 4 लिफाफे हैं और इनके अंदर 4 लेटर हैं, लेकिन मान लीजिए इस लिफाफे में ये वाला लेटर जाना था। मान लो इनके नाम रख लेते हैं ए, बी, सी और डी। मान लो ए लिफाफे में डी का जो पत्र है वो आना था, तो ए तो गलत हो गया। तो ए गलत हुआ है, इसका मतलब डी वाले लिफाफे में भी ए का पत्र होगा, तभी तो ये एक्सचेंज होगा, गलत हुआ है, यानी कि ए गलत है। तो अपने आप ही इसके अंदर से 2 लिफाफों के अंदर पत्र गलत तरीके से डाले गए होंगे। ए गलत होने का मतलब है कि 2 गलत होंगे। तो पहला वाला तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये संभव है कि ठीक-ठीक एक पत्र गलत लिफाफे में जाए, तो ये गलत है। ठीक-ठीक एक लिफाफे में गलत नहीं जा सकता, 2 लिफाफों में गलत पत्र
जाएंगे। यदि एक गलत है तो एक अपने आप ही किसी ना किसी का एक्सचेंज हुआ होगा, एक अपने आप ही गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट तो एकदम गलत है। अब दूसरे स्टेटमेंट को एक बार चेक कर लेते हैं कि दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ऐसे केवल 6 तरीके हैं, केवल 6 मेथड ऐसे हैं जिनमें केवल 2 पत्र ही सही लिफाफों में जा सकते हैं। इसको सोल्व करके देख लेते हैं कि टोटल कितने पत्र हैं हमारे पास। 4 पत्र हैं, चलो ठीक है। और हमारे पास कितने लिफाफे हैं, 4 लिफाफे हैं। 2 पत्र सही लिफाफे में जा सकते हैं, यानी कि जो पॉसिबिलिटी है 2 गलत में जाएंगे तो 2 सही में जाएंगे। तो ये इसका क्या फॉर्मूला होता है, 4C2। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार भी आया है। तो 4C2 को सोल्व कर लेंगे। 4C2 को सोल्व कैसे करेंगे, ऊपर फैक्टोरियल 4 और नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब उसको सोल्व कर लेते हैं। और 4 फैक्टोरियल को सोल्व कैसे करते हैं, 4 फैक्टोरियल को सोल्व करते हैं 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर 6 आता है। फिर भी एक बार आपको सोल्व करके दिखा देते हैं। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। जब तक 1 नहीं आता फैक्टोरियल में तब तक उसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 मल्टीप्लाई 1, फिर से 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1। तो ये क्या हुआ, 2 2 जा 4, तो 4 से ये 4 खत्म हो गया, 4 से 4 कट गया। अब कितना बचा हमारे पास, 3 2 जा 6। तो बिल्कुल सही बात है कि केवल 6 तरीके ही ऐसे हैं जिनमें केवल 2 पत्र सही सही जा सकते हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा, दूसरा वाला जो कथन है वो एकदम सही है। तो केवल ऑप्शन नंबर क्या आ गया, केवल 2, ओनली 2 इसका राइट आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इजी है क्योंकि अभी जो आपने क्वेश्चन देखे थे वो काफी लेंथी है। एग्जाम हॉल में बैठकर वैसे ही बच्चे पर काफी प्रेशर रहता है, तो उसको सोल्व करने में वो इतना उस समय नहीं सोच पाता कि रंग को कैलकुलेट करना है। अभी आपने इस क्वेश्चन को देखा, फिर 10 जोड़े आपने लाल जूते के रंग को, उस क्वेश्चन को देखा कि हमें ये भी दिमाग लगाना है कि लेफ्ट पैर के भी हो सकते हैं, राइट पैर के भी हो सकते हैं, उसको भी कैलकुलेट करना है। तो थोड़े से जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा टफ है। टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ होगी तो हम उनको कर पाएंगे। अब देखते हैं, जब 85 मल्टीप्लाई 87 मल्टीप्लाई 89 मल्टीप्लाई 91 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई 96 को यदि हम 100 से डिवाइड करें, 100 से भाग दें, तो हमारा रिमाइंडर क्या रहता है, शेषफल क्या रहता है, हमें ये बताना है। तो बहुत इजी है, करके देख लेते हैं। 85 गुना 27, 89, 91, 95, 96, इसको डिवाइड करना है 100 से। देखो यदि हम ऊपर वाले को यदि हमें पॉसिबिलिटी दिखती है कि ऊपर वाले को 100 में कन्वर्ट कर लें, तो इजीली 100 से 100 कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 ही बचेगा। तो सबसे पहले ऊपर वाले को ही देख लेते हैं कि वो 100 बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। तो 85 से 5 निकल सकता है हमारा, 5 इंटू 17 करेंगे तो 85 होता है। हमने यहाँ से 5 निकाल लिया 85 से, चलिए ठीक है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि हमें 100 चाहिए होगा। 91 से निकाल लेते हैं, 91 से क्या निकलेगा, 13 7 91, 13 इंटू 7, इसको छोड़ देते हैं। 95 से निकालते हैं, 95 से हम 5 को निकाल सकते हैं, ठीक है, 5 5 25। और 96 से हम किसको निकाल सकते हैं, 4 को निकाल सकते हैं। 4 इंटू 24 क्या होता है, 96। तो यहाँ से हमने 4 निकाल लिया, तो 5 5 25 इंटू 4 100। 100 हमारा ऊपर आ रहा है, तो 100 से 100 नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, 0। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 0। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इकाई अंक का है। इकाई अंक यानी कि नंबर सिस्टम की यूनिटरी यूनिट का है। 57242 की पावर दी हुई है। जब हम इकाई अंक की बात करते हैं तो इकाई अंक के लिए कितनी भी लंबी डिजिट हो या किसी भी तरीके का वो सम हो, हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम केवल ध्यान देते हैं इकाई अंक पर, यूनिट डिजिट पर। तो देख लेते हैं, हमें 2 से मतलब है, ठीक है।
और 2 की क्या पावर दी हुई है 97531, 97531। इस मल्टीप्लाई को सोल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 5 3 जा 15, 15 7 जा 105 एंड 105 इंटू 9, 9 5 जा 45 और 9 1 जा 9, तो ये निकल कर आया 945। हम इसको सोल्व करते हैं तो ये 945 निकल कर आता है। यदि हमारी पावर 4 से ज्यादा होती है, जैसे 2 की पावर मान लो 8 हो गई, 2 की पावर 16 हो गई, 2 की पावर या किसी भी की पावर भी मान लो 1000 में आ रही है, मिलियंस में आ रही है, किसी में भी आ सकती है, तो उसका सिंपल सा एक रूल है कि हम उसको 4 से डिवाइड करते हुए चले जाते हैं जब तक वो 4 से डिवाइड होता है। तो 945 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से। और 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि हर जो पावर होती है वो 4 के बाद रिपीट होनी शुरू हो जाती है उसका यूनिट डिजिट। 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या बचेगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 1 14, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 2 बचे 25 एंड 4 6 जा 24, तो हमारा कितना रिमाइंडर बचा 1, तो 2 की पावर 1 रिमाइंडर हो गया। तो हमारा 2 की पावर 1 आ रहा है निकल कर, तो यूनिट डिजिट क्या निकल कर आएगी लास्ट में, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, तो यूनिट डिजिट आएगी 2 निकल कर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम थोड़ा सा इसे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि 4 का ही डिवाइड हम क्यों करते हैं। देखिए 2 की पावर को यदि हम निकालें, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। 2 स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। 2 की क्यूब कितनी होती है 8 होती है। 2 की पावर 4 क्या होता है 16 होता है। देखो 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 निकल कर आया। अब यदि हम 2 की पावर 5 करेंगे तो 16 2 जा 32, 32 होता है। 32 यानी कि क्या निकल कर आ रहा है 2 निकल कर आ रहा है। 4 के बाद जो हमारा इकाई अंक है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। 2 की पावर 5 इकाई अंक 2 यानी कि 2 की पावर 1। 2 की पावर यदि आप 6 करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट भी 4 आएगा। 16 2 जा 32, 32 2 जा कितने होते हैं 34, यूनिट डिजिट क्या आया 4। 2 की पावर यदि आप 8 करेंगे तो यूनिट डिजिट उसका 8 ही आएगा। ये जो है हर 4 संख्या के बाद जो यूनिट डिजिट है वो सेम ही आता है, 4 के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाता है, इसलिए हम यूनिट डिजिट निकालते समय 4 का डिवाइड करते हैं। तो ये तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि 4 का डिवाइड करने का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है। 2 की पावर 8 का मतलब 34 2 जा 68, तो 8 यूनिट डिजिट आ रहा है, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात थी, काफी इजी क्वेश्चन था। यूनिट डिजिट में केवल यूनिट डिजिट को देखते हैं। 2 की आपने पावर को देखा, उसमें 4 का डिवाइड किया और जो भी आपका फिर रिमाइंडर निकल कर आता है वही उसका यूनिट डिजिट से हम चेक कर लेते हैं, वही उसका आंसर होता है और उसका आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर ए 2 इज द राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ABC और DEF दोनों ही 3 अंकों की संख्याएं हैं, ठीक है। यानी कि ABC एक नंबर है और एक DEF नंबर है। चलो लिख लेते हैं ABC और DEF। वो आगे कह रहे हैं कि इस प्रकार की ABCDE और F भिन्न शून्येतर अंक हैं। शून्येतर अंक का मतलब है वो जीरो नहीं हो सकते। वो नंबर कौन से होंगे 1 से लेकर 9 तक होंगे। हम जीरो को नहीं ले सकते हैं, जीरो के लिए मना करा गया है, ठीक है। इस प्रकार की ABC और DEF यदि इनको ऐड किया जाए तो ये निकल कर आता है 1 1 1 1 1111। इनको यदि ऐड करते हैं तो ये उसका आंसर आता है। आगे वो पूछ रहे हैं तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ की क्या वैल्यू होगी। हमें ना ABC मतलब ना हमें ABC का वैल्यू पता है, ना हमें DEF की वैल्यू पता है, और इनकी वैल्यू हमको गैस करनी है और पता लगानी है, और उसके बाद इनका जो ऐड निकल कर आएगा ABC का वो ऐड क्या होगा हमारा आंसर होगा। चलिए मान लेते हैं
तो वो तो आपको बिल्कुल एकदम कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे C और F, यहां देखते हैं C और F का ऐड करके कितना आना चाहिए हमारा, यहाँ पर 1 आ रहा है देखो, C और F को 1 ऐड करके हमारा 1 आना चाहिए, या फिर कैरी में कुछ आया नहीं, या फिर 11 आना चाहिए तभी तो 1 आएगा। 1 दो तरीके से आ सकता है, या तो C और F को जोड़कर 1 आ जाए, जैसे 1 + 0 कर लें तो 1 आ जाएगा, या फिर ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करके 11 आए, 11 आएगा तो हमारा 1 आ सकता है। अब 0 हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें मना किया गया है कि जो अंक हैं वो 1 से लेकर 9 तक होने चाहिए। इन्होंने बताया हुआ है कि f भिन्न शून्येतर अंक हैं, यानी कि शून्य नहीं हो सकते हैं, तो 0 तो हम ले नहीं सकते। अब हमें 2 डिजिट सोचनी है 1 से लेकर 9 तक कि उनको ऐड कर 11 आ जाए। तो बहुत सिंपल है, क्या हो सकती है वो 2 डिजिट, 7 + 4, ये तो हो सकती है, 7 + 4 हो सकती है, 7 4 11। चलिए हम उस डिजिट को भी गैस नहीं कर रहे हैं, जो उन्होंने बताया हुआ है वो लिख लेते हैं कि C और F को यदि हम ऐड करके 11 आता है तभी यहाँ पर 1 आ पाएगा। तो एक कंडीशन तो हमारी ये हो गई कि C और F को ऐड करके 11 आ रहा है। अब 11 आ रहा है, 11 का 1 तो हमने यहाँ डिनोट कर दिया। अब 1 कैरी कहाँ जाएगा, B के ऊपर जाएगा। देखो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है, B का जो कैरी है, मतलब जो 11 का कैरी है वो B के ऊपर जाएगा। अब B और E, B + E को ऐड करके कितना आना चाहिए, जो फिर से यहाँ पर 1 आ जाए। देखो 1 कैसे आएगा कि B + E को ऐड करके यदि 10 हमारा आता है, तो 10 के बाद यदि कैरी को 1 ऐड करेंगे, 1 कैरी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, तभी यहाँ पर 1 आ सकता है। तो B + E कितना आना चाहिए, 10, क्योंकि B + E को भी ऐड करने के बाद जो कैरी है उसको भी इंक्लूड करने के बाद नीचे जो आंसर आना चाहिए वो 11 आना चाहिए, तभी तो यहाँ पर 1 आएगा। अब 11 आ गया, फिर से यहाँ पर 1 कैरी चला गया A के ऊपर, और इसका मतलब है कि A + D को भी यदि हम ऐड करें तो हमारा कितना आना चाहिए आंसर, तो हमारा आंसर तब भी 10 आना चाहिए। अब 10 क्यों आना चाहिए, क्योंकि 10 में यदि फिर हम एक कैरी ऐड करेंगे जो A के ऊपर है, तो 10 और 1 कितना होगा, 10 और 1 क्या होगा, 11। तो हमारा ये जो ऐड है इस इक्वेशन को फिर सेटिस्फाई करेगा यदि हम A + D को भी 10 मान ले, B + E को भी 10 माने और C + F को भी 11 माने। C + F को भी हमने 11 माना है। अब इनको ऐड कर लेते हैं। देखो इनको सबको ऐड करोगे तो क्या निकल कर आएगा, इसको A प्लस तो यहाँ पर कर लेते हैं, इसको हम ऐड करते हैं तो A + B + C + D + E + F, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को हमने ऐड कर लिया है। इस पूरी इक्वेशन को ऐड किया है, तो ऐड कर लेंगे तो ये तीनों इक्वेशन भी ऐड होंगी, तो 10 और 10 20, 10 30 और 1 31। तो हमारा क्या आंसर आएगा कि इनका जो सम होगा वो कितना निकल कर आएगा, 31। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 31। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी कोई 3 अंकों की संख्या इस प्रकार है, डी कोई 3 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि इस संख्या का इसके अंकों के योगफल से अनुपात लघुत्तम है, यानी कि लिस्ट होना चाहिए। डी के सैकड़े के अंक और इकाई के अंक के बीच अंतर बताना है हमें, यानी कि डी एक नंबर है, ठीक है, वो 3 अंकों का है। मान लीजिए वो 3 अंक ABC हैं, ठीक है, ये एक नंबर है डी जो 3 अंकों का है। वो संख्या उसके जो अंकों का योगफल है, यानी कि A + B + C का अनुपात, यदि हम अनुपात करेंगे, अनुपात मतलब रेशो, A + B + C, यदि उनके अंकों का योगफल का अनुपात क्या है, लघुत्तम है, लघुत्तम यानी कि लिस्ट, कम से कम है, तो हमें
डी के सैकड़े के अंक, यानी कि ये इकाई, दहाई, ये सैकड़ा होता है 100, उसके इकाई अंक यानी कि सी और ए के बीच का हमें अंतर बताना है, सी और ए के बीच का हमें डिफरेंस बताना है। लेकिन हमें ना ए पता है ना हमें सी पता है। कैसे पता करना है, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लीस्ट टर्म क्या होती है, लघुत्तम क्या होता है। लघुत्तम मतलब सबसे कम। यदि दो संख्याएं आपस में हमें डिवाइड करना है या उनका अनुपात दिया हुआ है या अनुपात निकालना है और उसका हमें लघुत्तम दिया हुआ है, उसकी सबसे छोटी संख्या लिस्ट दी हुई है, तो उसका आने का केवल एक ही तरीका है कि ऊपर वाली संख्या कम से कम हो, ऊपर वाली संख्या छोटी हो और नीचे वाली संख्या कैसी हो, अधिक से अधिक हो। तभी है जो हमारा क्वोशिएंट है, जो हमारा आंसर है, वो लिस्ट निकल कर आएगा, कम से कम निकल कर आएगा। देखो समझते हैं। अब हम पहले सैकड़े के स्थान पर जीरो तो ले नहीं सकते, क्योंकि यदि हम जीरो ले लेंगे, मान लो हमने जीरो से लेकर 9 तक अंक होते हैं, हमने जीरो सपोज करो जीरो ले लिया, लेकिन यदि हम जीरो लेते हैं और फिर आगे नंबर ले लेते हैं 0 1 2, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 0 1 और 2, तो जीरो का तो कुछ मतलब ही नहीं बनेगा स्टार्टिंग में सैकड़े के स्थान पर। तो संख्या कितने अंकों की रह गई, केवल 2 अंकों की संख्या वो रह गई। 2 अंकों की संख्या वो ना रहे, इसलिए स्टार्टिंग में तो हम जीरो नहीं ले सकते। अब जीरो नहीं ले सकते तो हम क्या मान लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाली जो संख्या है वो कम से कम होनी चाहिए। अब कम से कम हम सबसे कम क्या मान सकते हैं, जीरो के बाद 1 आता है, तो हम वन वन ही को मान लेते हैं। चलो हमने 1 मान लिया। 1 के बाद फिर अधिक से अधिक क्या संख्या हो सकती है, 9, दूसरी 9 हो सकती है। दूसरा भी हमने क्या ले लिया, 9। अब इनको ऐड करते हैं, 1 और 9 10 और 9 19, 19 हो गया। देखो हमने 2 बार 9 क्यों लिया हुआ है, कि आपको यदि ये डाउट हो कि हमने 2 बार 9 क्यों लिया, 9 के बाद हम 8 क्यों नहीं ले ले, 7 क्यों नहीं ले ले। देखो ले तो हम कुछ भी सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन की टर्म पर भी ध्यान देना है कि हमें ऊपर संख्या जो है वो कम होनी चाहिए और नीचे वाली अधिक से अधिक होनी चाहिए, तभी जो उसका आंसर निकल कर आएगा, उसका जो क्वेश्चन निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा लीस्ट, सबसे कम निकल कर आएगा। और 2 बार 9 हमने इसलिए ले लिया क्योंकि पूरे क्वेश्चन में हमें कहीं भी ये नहीं दिया हुआ कि हम रिपीटेशन संख्या को नहीं ले सकते हैं, हम अंक को नहीं दोहरा सकते हैं। तो हम अंक को, हमारे पास बाउंडेशन नहीं है कि हम अंक दोहराए ना दोहराएं, तो हम इसलिए अंक को इजीली दोहरा सकते हैं। अब हमने संख्या तो मान ली एबीसी, अब क्या कह रहे हैं, डी के सैकड़े के अंक और इकाई के अंक के बीच का अंतर निकालिए। तो निकाल लेते हैं, ये इकाई, दहाई और सैकड़ा, 9 और 1 का अंतर क्या निकल कर आएगा, 9 में से 1 गएगा 8, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 धन पूर्णांकों P Q R S T, ये 5 धन पूर्णांक है। आगे हमें एक थोड़ा सा नोट दे दिया उन्होंने कि आवश्यक नहीं है कि ये एक क्रम में हो, ये अलग अलग क्रम में भी हो सकते हैं। P के बाद R भी आ सकता है, R के बाद S भी आ सकता है और S के बाद हमारा Q भी आ सकता है। इनका कोई क्रम जो है वो डेफिनेट हो, ये जरूरी नहीं है। इनमें से 3 संख्या सम है और उनमें से 2 संख्या क्या है, विषम। यानी कि 3 संख्या हमारी इवन है और 2 संख्या हमारी ओड है, पी क्यू आर एस टी में से। अब आगे कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। P प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी निश्चित रूप से सम है, कि यदि हम संख्या को मान लेते हैं पी क्यू आर एस टी में से 3 संख्या हम मान लेते हैं सम इवन और 2 संख्या हम ओड मान लेते हैं, तो निश्चित रूप से इसको सोल्व करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो सम ही होगा। दूसरा कहता है कि 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस 2s प्लस टी निश्चित रूप से विषम है। यदि इसको सोल्व करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो विषम ही आएगा। अब इन कथनों को हमें देखना है कि दोनों कथन सही है या दोनों गलत हैं, एक सही है या केवल 2 सही है। चलिए समझते हैं। उससे पहले थोड़े से इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ओड और इवन के तो इस कॉन्सेप्ट को यदि आप समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको करना इजी हो जाएगा। जैसे कुछ चीजें समझिए, जैसे इवन
जैसे इवन प्लस इवन जो नंबर होता है वो हमेशा इवन आता है। यदि इवन में इवन हम ऐड करेंगे तो हमेशा इवन आएगा। आप करके देख सकते हैं। इवन मान लो 2 मान लिया, दूसरा इवन हमने 4 मान लिया, और यदि हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा? 6। 6 भी हमारी एक ऐसी संख्या है, एक सम संख्या है, एक इवन संख्या है। तो उससे इसके बेस पर ये कुछ छोटे-छोटे फॉर्मूले हैं। जैसे ई प्लस ई यानी कि इवन प्लस इवन हम करेंगे तो हमेशा जो आंसर आएगा वो आंसर हमेशा इवन ही आएगा। उसके बाद यदि हम इवन प्लस ओड करेंगे यानी कि इवन में यदि हम ओड को ऐड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ओड आएगा। आप चाहें तो करके देख लें। ई मान लो 2 मान लिया और हमने ओड संख्या मान ली 3, तो 3 और 2 क्या होता है? 5। 5 कैसा संख्या है हमारा? ओड। तो अब मैंने 2 एग्जांपल आपको दे दिए। 2 एग्जांपल के साथ-साथ अब आपको मैं एग्जांपल नहीं दे रही, डायरेक्ट फॉर्मूला समझाती हूँ। फॉर्मूला समझने के लिए समझते हैं। इवन प्लस इवन हमेशा इवन होता है। इवन में यदि हम ओड ऐड कर दें तो हमारी जो संख्या आती है वो ओड आती है। इवन में से इवन में से यदि हम इवन माइनस करें तो संख्या भी हमेशा कैसी आती है? इवन ही आती है। ठीक है। यदि हम ओड प्लस ओड करें किसी भी नंबर को तो भी संख्या हमारी कैसी आती है? इवन आती है। ओड में हम ओड को ऐड करेंगे तो भी हमारी संख्या जो निकल कर आएगी सामने वो कैसी आएगी? इवन निकल कर आएगी। ठीक है। यदि हम किसी भी इवन संख्या में 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, यदि हम किसी भी इवन संख्या में 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर निकल कर आएगा वो भी कैसा निकल कर आएगा? इवन निकल कर आएगा। लेकिन यदि हम 2 में किसी ओड का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी कैसा निकल कर आएगा? इवन निकल कर आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम इसके बेस पे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि P प्लस Q प्लस R, हमने इन तीनों संख्या को क्या मान लिया? कि इसमें बताया गया है कि 3 संख्याएं सम है, तो P Q R को हमने इवन मान लिया। देखो इवन प्लस इवन ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा? देखो इस वाले स्टेटमेंट को सोल्व करते हैं। P प्लस Q यानी कि इवन प्लस इवन को ऐड करेंगे तो इवन आएगा। ठीक है। फिर से R इवन है, इवन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? इवन ही आएगा। तो इवन माइनस कॉमन ले लेते हैं और S प्लस टी यानी कि S क्या है हमारा? ये भी ओड है, और T क्या है हमारा? ये भी एक ओड संख्या है, क्योंकि 2 संख्याएं हमें माननी है विषम और 3 संख्याएं हमें माननी है सम। देखते ओड प्लस ओड भी क्या होता है? इवन। तो इवन माइनस ओड प्लस ओड भी इवन, और इवन में से इवन माइनस करते हैं तो भी हमारा क्या निकल कर आता है? इवन। अभी अभी आपने इस फॉर्मूले से इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा। तो निश्चित रूप से जो भी आंसर आएगा, चाहे हम कोई भी डिजिट उसमें रख लें, पी क्यू आर एस की जगह वो कोई भी 3 संख्या सम हो सकती हैं, कोई भी 2 संख्या भी सम हो सकती हैं, कितनी भी संख्या आप ले सकते हैं, वो सभी निश्चित रूप से डेफिनेटिव रूप से क्या आएंगी? हमारी सम ही आएंगी, इवन ही आएंगी। आप इस कॉन्सेप्ट से इसको इजीली कॉन्सेप्ट नंबर 1 को सोल्व कर सकते हैं। तो इवन इसका ये तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, ये तो एकदम राइट स्टेटमेंट है। अब हम सेकंड स्टेटमेंट को समझते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट में निश्चित रूप से ये संख्याएं विषम निकल कर आती हैं या नहीं। तो सेकंड स्टेटमेंट के लिए फर्स्ट हमारा हो गया। ठीक है। सेकंड देखते हैं। 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस टी। देखो 2p यानी कि p को हमने क्या मान लिया था? इवन मान लिया था p क्यू r s को, तो हम यहाँ पर e लिख लेते हैं। e एंड e, और ये हमारा और। यदि 2 में इवन की मल्टीप्लाई होती है तो क्या आंसर निकल कर आता है? इवन निकल कर आता है। तो इवन निकल कर आएगा, इवन प्लस इवन को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? इवन ही आएगा। फिर इवन में इवन ऐड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? फिर से इवन आएगा। और इवन में से ओड माइनस करेंगे तो भी क्या निकल कर आएगा?
तो क्या निकल कर आएगा हमारा, ओड निकल कर आएगा। और ओड फिर लास्ट में टी क्या थी, ओड संख्या है, और ओड में ओड ऐड करेंगे तो ओड में कोई भी ओड ऐड करते हैं तब भी हमारा जो संख्या निकल कर आती है वो कैसे निकल कर आती है, इवन निकल कर आती है, विषम सॉरी सम संख्या निकल कर आती है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि वो डेफिनेट रूप से विषम है, निश्चित रूप से उन्होंने उसको विषम बताया है, लेकिन हमारा आंसर क्या निकल कर आ रहा है, सम। तो सेकंड जो इसका स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, गलत यहाँ पर। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, केवल एक, तो केवल एक हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या p और भाज्य संख्या c के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या यानी कि ऐसे नंबर या ऐसी संख्याएं जिनका फैक्टर या जो केवल एक से या अपने आप से डिवाइड होती हूँ उनको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, जिनके फैक्टर केवल दो होते हों, वन एंड इटसेल्फ, या तो खुद के द्वारा वो डिवाइड होती हैं या वो एक के द्वारा डिवाइड होती है, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कि जो किसी ना किसी टेबल से डिवाइड हो जाती हैं, किसी ना किसी नंबर से वो कट जाती हैं, यानी कि उसके फैक्टर दो से ज्यादा होते हैं, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। इतना तो ये आप समझ गए होंगे। अब हमसे स्टेटमेंट नंबर 1 में कहा गया है कि p प्लस सी अपॉन पी माइनस सी सम हो सकता है, यानी कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को ऐड करें और उनको यदि उनका अंतर निकालें फिर उन दोनों का भाग कर दें तो क्या ये संख्या सम हो सकती है, क्या ये इन संख्या का जो फिर हमें आंसर निकल कर आएगा वो इवन हो सकता है, हमें ये बताना है। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि जब हमसे कहे कि हो सकता है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल किसी भी अभाज्य संख्या को भाज्य संख्या में गुना भाग या फिर माइनस प्लस करने पर ये पॉसिबिलिटी बनती है कि कभी आंसर हमारा सम में आएगा और कभी आंसर हमारा विषम में आएगा। ये पॉसिबिलिटी हमारी हर क्वेश्चन में या हर अंकों के साथ बन जाती है। तो बिना इसको सॉल्व किए हो गया या बिना इसकी कैलकुलेशन को देखें हम डायरेक्ट इसका आंसर 1, 2 और 3 को एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको प्रूव कर देते हैं कि सम हो सकता है कि नहीं, कोई भी छोटी छोटी संख्या को सपोज करके मान लेते हैं। 15 का वैसे राइट आंसर डी है, 1, 2, 3 इसको देख लेते हैं। हमें कोई भी एक नंबर से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो हम मान लेंगे कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम राइट ऑप्शन है। समझ लेते हैं। हम सबसे पहले कुछ संख्याएं मान लेते हैं p, यानी कि अभाज्य संख्या मान लेते हैं, अभाज्य संख्या जो किसी से डिवाइड ना होती हो, 1 और खुद के सिवा। तो 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13 ये हमने कुछ संख्याएं मान ली है। अब हम ऐसे ही कुछ संख्याएं सी को मान लेते हैं जो संख्याएं डिवाइड होती हैं। डिवाइड होने के लिए तो कुछ भी मान लीजिए, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12, एक नंबर मिस कर दिया हमने, 9 भी मान सकते हैं, कंटिन्यू ले लेते हैं। 4, 6, 8, 9, 10 डॉट 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 हम इन संख्याओं को मान लेते हैं। अब कह रहा है p प्लस सी अपॉन पी माइनस सी। हम इनमें से कुछ मान लेते हैं, छोटी छोटी मानकर देखते हैं जो हमारा इजीली हो जाए। तो यदि हम 2 और 4 को मानकर देखें, 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 6, और इनके यदि हम डिफरेंस को निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 2। तो 2 3 जा 6, हमारा क्या निकल कर आया आंसर, 3। और 3 हमारा कैसा नंबर है, 3 हमारा एक विषम संख्या है, लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, विषम की जगह हमें किसी भी कंडीशन में इसको सम प्रूव करना है। तो 2 और 4 को तो हम नहीं मान सकते स्टार्टिंग के को, तो अब फिर इसलिए हम कुछ और मानकर देखते हैं। हम मानकर देख लेते हैं 11 और 9। 11 प्लस 9 अपॉन 11 माइनस 9। 11 और 9 को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा,
11 और 9 20, और 11 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो इसको डिवाइड करेंगे, 2 10 जा 20, क्या आंसर आ गया? 2। यानी कि हमारा सम हो सकता है। 10 कैसा नंबर है? एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन तो हमारी हमने सेटिस्फाई कर दिया, फर्स्ट तो हमारा राइट ऑप्शन है। अब हम सेकंड को देख लेते हैं। 2p प्लस c, फिर से मान लेते हैं 2p हमने क्या सपोज किया था? 11, और c क्या है हमारा? 9। तो 11 2 जा 22 और प्लस 9, 22 और 9 31, और 31 हमारा कैसा नंबर है? विषम नंबर है। अब हमारा 31 विषम नंबर है और हमें प्रूव भी क्या करना था? विषम ही करना था। तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी हमारा एकदम सही है। अब कह रहे हैं P और C विषम हो सकता है, हम करके देख लेते हैं। P यानी कि 11, C यानी कि 9, 11 9 99, 99 हमारा कैसा नंबर है? एक विषम नंबर है। तो हाँ, ये विषम हो सकता है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 3 अंकों की संख्या ए बी सी को डी से मल्टीप्लाई करने पर, अंक संख्या मान लेते हैं ए बी और सी, और डी से इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आंसर निकल कर आता है वो निकल कर आता है 37 डी डी। जहां ए बी सी और डी भिन्न शून्येतर अंक है, यानी कि वो जो हमारी ए और बी सी और डी की वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकती हैं। जीरो से वो जो वैल्यू है वो ज्यादा आएगी, यानी कि 1 से लेकर 9 तक ही वो हमें नंबर सपोज करने हैं। आगे पूछा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, हमें इन तीनों का ऐड बताना है। अब इस इक्वेशन से हमें ये चीज समझ में आ रही है कि जो वैल्यू यहाँ पर आएगी, डी की जो वैल्यू है वही वैल्यू 37 के बाद आएगी, यानी कि 37 इंटू डी लिखा हुआ है। तो हम डी की वैल्यू को सपोज करते हैं। मान लो डी की वैल्यू स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं 1 2 3 4 5, मान कर चल लेते हैं कि 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ये हम मान कर चल सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 37 कैसे आएगा। मान लो 900 में यदि हम मल्टीप्लाई करें, मान लो 4 की करें, जैसे 9 4 जा 3600 आएगा। मान लो 5 की करें 9 में मल्टीप्लाई, 900 में मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? 4500 आएगा। इसका मतलब 45 तो ज्यादा हो जाएगा, हमें 37 के आसपास की वैल्यू चाहिए, 36 37 के आसपास की। तो हमें यानी कि 9 में लगभग, मतलब 900 ऐसे मान लेते हैं, 900 इंटू 4। अभी हमें कोई भी नंबर नहीं पता। यहाँ पर 37 है और यहाँ पर डी और डी है, यानी कि यहाँ पर यदि हम 4 मानेंगे तो यहाँ पर भी हमें क्या रखना पड़ेगा? 4 एंड 4। यदि इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 3600 और 3700, ये थोड़ा सा हमारा आसपास है, इसलिए हम क्या सपोज कर लेते हैं? डी की वैल्यू 4, क्योंकि 4 से डी की वैल्यू निकालने पर हमारा जो इक्वेशन दी हुई है उसके आसपास की इक्वेशन आ रही है। और हम अधिक से अधिक ना मानने की जगह अपनी कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे नंबर को मानना शुरू करते हैं। चलिए फिर इसमें इस वैल्यू को पुट करके देखते हैं। ये वैल्यू हुई ए बी सी, इसमें हमने इसको मान लीजिए 4, तो ये हो गया 37 4 एंड 4 को सपोज करने पर। अब ये तो रूल आप सभी जानते होंगे कि हमें यदि इसकी मल्टीप्लाई करने पर 3744 मिल रहा है, तो 3744 से एबीसी निकालने के लिए 3744 का यदि हम 4 से डिवाइड करें तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? हमारी एबीसी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। और ये 4 से डिविजल भी डिवाइड भी हो जाएगा इजीली, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल हमारा ये कहता है कि जिस भी डिजिट के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं वो सारी संख्याएं 4 से डिवाइड हो जाती हैं। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 4 9 जा 36, 1 बचा, 4 9 जा 36, 1 14,
4 3 जा 12, 1 बचा, 4 3 जा 12, फिर से 1 बचा, 37 4 4 एंड डिवाइड बाई 4। डिवाइड करते 4 9 जा 36, 1 14, 4 3 जा 12, 14, 2 बचे एंड 4 6 जा 24। एंड 4 6 जा 24। ये हमारा आंसर निकल कर आया इसको डिवाइड करने पर 936। अब हमसे यही पूछा गया, ये किसकी वैल्यू निकल कर आई? ये वैल्यू निकल कर आई ए बी और सी की। हमसे पूछा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो इनको ऐड कर लेते हैं, 9 और 6 15 और 3 18। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 18 इसका एकदम सही आंसर है। तो हमने इसको कैसे करा? हमने इसको सपोज करके करा, और इसके अलावा इसका कोई अल्टरनेट नहीं है कि आप किसी ट्रिक से या किसी उससे इसको सोल्व कर लें। आपको ये वहां पर सपोज एग्जाम हॉल में बैठकर करना ही पड़ेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई और जेड के मानों के किसी भी चैन के लिए एक्स वाई जेड के रूप के 6 अंकों की संख्या इनमें से किससे विभाज्य है। हमसे कहा है कि 6 अंक की कोई संख्या है जो इस तरीके से है एक्स वाई जेड, यानी कि संख्या आपस में रिपीट हो रही है। एक्स वाई जेड की जगह मान लीजिए संख्याएं हैं 1 2 3 1 2 3। इसकी जगह आप कुछ और भी मान सकते हैं 4 5 6 4 5 6, या फिर 7 8 9 7 8 9, यानी कि 3 संख्या कोई भी, फिर वो 3 संख्या बाद में रिपीट हो रही है, क्योंकि ऐसा ही इसमें एक इक्वेशन दी हुई है कि एक्स वाई जेड 3 संख्या फिर से 3 संख्या सेम, इसको रिपीट करा गया है। हमसे कह रहे हैं कि इनमें से ये संख्याएं एक्स वाई जेड किससे विभाज्य होगी। तो सबसे पहले इसके एक रूल को समझते हैं कि इसका रूल क्या बोलता है। कोई भी संख्याएं जब रिपीटेशन होने लगे, 3 संख्याओं के बाद वो संख्या रिपीट होने लगे, तो उसका जो गुणनखंड निकल कर आता है, उसका जो फैक्टर एक निकल कर आता है, वो होता है 1001, 1001। 1001 क्या होता है? फैक्टर होता है। 1001 में कोई भी वो संख्या हो सकती है। मान लो 1001 में यदि 1 2 3 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर निकल कर आएगा? 1 2 3 1 2 3। और यदि 1001 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 9 की, तो भी क्या हमारा आंसर निकल कर आएगा? फिर 7 8 9 एंड 7 8 9। तो इसका मतलब 1001 में यदि हम एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा क्या आंसर निकल कर आएगा? एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड। जो हमारे क्वेश्चन में दिए गए जो संख्याएं हैं, दिए गए जो नंबर हैं, उसको सेटिस्फाई करता है। तो 1001 से हमें ये समझ में आया कि 1001 किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं 1001 को, तो वो संख्याएं तीन संख्या बाद वो संख्याएं रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती हैं, या वो नंबर फिर उसके बाद रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। तो अब हम 1001 का यदि फैक्टर निकालेंगे तो निकल कर आएगा 7 गुना 11 गुना 13। 1001 का फैक्टर होता है 7 11 और 13, तो तीनों ही इसके फैक्टर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 7 11 और 13 से एक्स वाई जेड जो 6 अंकों की संख्याएं हैं वो भाज्य होगी 7 11 और 13 तीनों से, क्योंकि 7 11 और 13 1001 का गुणनखंड होता है। 1001 का 1001 के 7 11 13 फैक्टर होते हैं। ये क्वेश्चन आपको इजीली, आपको यदि 1001 का कॉन्सेप्ट पता है, 1001 का आपको फॉर्मूला याद है, तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे, और इस क्वेश्चन को देखते ही आप डायरेक्ट 7 11 और 13 को टिक करके आएंगे। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 125 सर्वसम घन एक घनाकार खंड के रूप में, यानी कि क्यूब के रूप में व्यवस्थित है।
कितने घन हर पार्श्व से अन्य घनों द्वारा घिरे हुए हैं। पार्श्व का मतलब होता है सटे हुए होना, आपस में कितने वो जो घन है सटे हुए हैं। इसको सोल्व करने का एक बहुत इजी मेथड है कि 125 सर्वसम घन दिया हुआ है। सबसे पहले 125 की क्या निकाल लोगे आप, क्यूब रूट निकाल लोगे। क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 5 निकल कर आएगा। 5 5 25, 25 5 125, 5 पंजे 25 पंजे 125 होता है। तो आपका जो 125 का आपका क्यूब रूट निकल कर आएगा वो 5 निकल कर आएगा। अब कह रहा है कितने घन हर पास से अन्य घनों द्वारा घिरे हुए हैं, कितने सटे हुए हैं। तो इसका फॉर्मूला है n माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये इसका एक फॉर्मूला होता है। यदि हमसे सटे हुए घनों की संख्या पूछे तो ये इसका फॉर्मूला होता है। n क्या होता है, जो भी हमारा क्यूब रूट निकल कर आता है वो हमारा n की वैल्यू होती है, वो हम उस वैल्यू को n की वैल्यू के साथ पुट करते हैं। तो n क्या है 5, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। Yeah. 125 125 सर्वसम घन एक घनाकार खंड के रूप में व्यवस्थित किए गए हैं। सबसे पहले इसके क्यूब रूट निकाल लेंगे तो 125 की क्यूब रूट यदि आप निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 5 निकल कर आएगा। क्योंकि 5 5 जा 25, 25 2 जा कितने होते हैं 125। तो इसका क्या निकल कर आया, क्यूब रूट 5 निकल कर आया। अब यदि हमसे पूछे कि कितने घन फिर सटे हुए हैं, ये पार्ट्स में, पार्ट्स और सटे हुए का मतलब एक ही समान होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है n माइनस n - 2 की क्यूब। अब निकाल लेते हैं n क्या वैल्यू होती है हमारी, जो हमारा घन निकाल कर लाते हैं, क्यूब रूट निकाल कर आते हैं, उसकी वैल्यू होती है n। तो n 5 माइनस 2 इंटू 3, 5 में से 2 गए 3, एंड 3 की क्यूब 3 कितना हुआ 3 की घात 3, 3 तिया 9, तिया 27। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 27 का इसका एकदम सही आंसर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। संख्याएं 11, 22, 33, 44 ये एक संख्या है। एक दो बार एक, दो बार दो, दो बार तीन, दो बार चार, ये संख्याएं यहाँ पर दी हुई हैं। के अंकों को पुनर्व्यवस्थित कर, इसको हमें इस अंक को फिर से लिखना है। भिन्न 8 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ये है परम्यूटेशन चैप्टर से टॉपिक लिया गया है। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं इस प्रकार की विषम अंक विषम स्थानों पर हो और सम अंक सम स्थानों पर हो। हम मान लेते हैं कि ऐसे वैल्यू पुट कर लेते हैं, ओड इवन, ओड इवन, ओड इवन, 2 2 4 2 6 2 8, इस तरीके से रख लेते हैं। ओड इवन, ओड इवन, ओड इवन, 8 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं कि जो ओड संख्या है वहां पर ओड नंबर आए और जहां पर इवन संख्या है वहां पर इवन नंबर आए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास ओड नंबर कितने हैं और इवन नंबर कितने हैं। तो ओड नंबर कितने हैं हमारे पास, विषम संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4, 4 हमारे पास विषम संख्याएं हैं और 4 हमारे पास सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर है। 4 4 नंबर हो गए, ठीक है।
अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि कह रहे कितने तरीकों से हम इन संख्याओं को अदल बदल कर रख सकते हैं कि इवन के स्थान पर इवन आए, ओड के स्थान पर ओड आए, कितनी बार हम इस संख्या को रख सकते हैं। तो 4 संख्याएं हैं, 4 फैक्टोरियल, मतलब पहले ओड का निकाल लेते हैं, 4 फैक्टोरियल इंटू फिर से इवन का निकालेंगे, उनको अदलेंगे बदलेंगे तो 4 फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा। अब हम लेकिन यदि हम इसको इतना करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमें आगे भी थोड़ा-सा इस पर ध्यान देना है। यदि ये संख्या यहाँ पर रिपीट नहीं होती, 1 2 बार नहीं आया होता, 2 2 बार नहीं आया होता, 3 2 बार नहीं आया होता, 4 2 बार नहीं आया होता, तो हम केवल 4 फैक्टोरियल को निकालते और हमारा वही सही आंसर होता। लेकिन ये संख्याएँ हम कैसे पहचानेंगे कि जो 1 है, ये वाला 1 मान लो हमने ये वाला 1 हमने यहाँ रख दिया, इस ओड की जगह, और ये वाला 1 हमने इस ओड की जगह रख दिया। हम कैसे माने कि हमने ये वाला 1 यहाँ रखा है और हमने ये वाला 1 यहाँ रखा है? हम ऐसे पहचान नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें देखने में दोनों ओड या दोनों 1 सेम ही लग रहे हैं। तो इसलिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टर की, पता नहीं 2 फैक्टोरियल का, कि पता नहीं कौन-सा इवन और ओड जो हमें पहचान में नहीं आ रहा कि 1 जो 2 बार है, 2 जो 2 बार है, या मतलब जो ओड और इवन जो 2-2 बार दिए हुए हैं, उनको पहचानने के लिए जो हम पहचान नहीं पा रहे हैं, 2 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल का डिवाइड कर देंगे। सेम इधर भी कर देंगे, 2 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे, 2 दूनी 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे, 4 3 2 और नीचे 4। ये भी करेंगे तो 4 3 2 बटे 4, 2 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल 4 ही होता है। 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ भी 4 से 4 कट जाएगा। आंसर 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 6 इंटू 6 क्या होता है? 36। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 36 एकदम इसका सही आंसर होगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का ये टॉपिक है। फैक्टोरियल के मेथड से आपने इसको निकाल लिया है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टाइम एंड वर्क चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क से भी हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ए बी सी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 8 16 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जो क्वेश्चन लेंदी होते हैं उन क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर उसको समझने के बाद जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन हमसे कहता है हम उसको एज इट इज लिखना शुरू कर देते हैं। लिख लेते हैं 8 16 और 12 दिन में ए बी सी काम पूरा करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं ए बी सॉरी ए बी और सी 8 16 और 12 दिन में काम पूरा करते हैं। ठीक है, अकेला ए सोमवार को काम करता है। जो ए है वो केवल काम करता है मंडे में। फिर बी काम करता है ट्यूसडे में मंगलवार को। सी काम करता है बुधवार को। ऐसे ऐसे 3 दिन में इन तीनों ने एबीसी ने काम खत्म किया। फिर ए जब काम शुरू करता है फिर से, तो वो कब से शुरू करता है? बृहस्पतिवार को काम शुरू करता है। और इसी तरह फिर ये क्रम जो है जारी रहता है। अब हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि ये काम बृहस्पतिवार को पूरा हो जाएगा और ये काम 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। ये 2 स्टेटमेंट इन्होंने दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को अब निकाल कर देख लेते हैं। 8 16 और 12 दिनों में एबीसी किसी काम को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं काम कितना है। काम देखने के लिए इन तीनों को क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम लिया कितना आ गया? 48 आ गया। 48 48 का मतलब है कि ए कितना काम करता है? 6 काम करता है। सो बी कितना काम करता है? 3 काम करता है। ये सी कितना काम करता है? तो 12 चौक 48, 4 काम करता है। हमने एलसीएम लेने के बाद इनके कामों को निकाल लिया है कि ए 6 काम करता है, बी 3 करता है और सी का कितना काम करता है? 4 काम करता है। इसको यहाँ लिख लेते हैं। ए काम करता है मंडे, बी काम करता है ट्यूसडे, सी काम करता है वेडनेसडे में। ए ने कितना काम करा? 6 काम करा। बी ने कितना काम करा? 3 काम करा। सी ने कितना काम करा? 4 काम करा। यानी कि एक दिन में सॉरी 3 दिन में कितना काम पूरा हो गया? 4 3 7 और 6 13। 13 काम 3 दिन में पूरा हो गया। काम कितना था टोटल?
48 काम था, 48 में से 13 काम 3 दिन में पूरा हो गया। अब 48 काम खत्म करने के लिए इसी को यदि हम 3 दिन 13 हुआ, फिर 3 दिन और 13 काम कर लेंगे, 26 काम हो जाएंगे, फिर 3 दिन और 13 काम कर लेंगे, कितने काम हो जाएंगे? 39 काम हो जाएंगे। और यदि फिर 3 दिन इस काम को यदि कंटिन्यू इस तरीके से करते हैं, तो फिर काम जो है काम तो 48 है और हमारे पास जो फिर यदि हम काम को कैलकुलेट करेंगे, तो वो हो जाएगा 76 जो काम से बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम केवल 3 बार इसको कैलकुलेट करेंगे। 33 39 यानी कि 39 काम इस तरीके से जो हमारे सीरीज़ दी गई है, वो काम को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, 39 काम पूरे हुए हैं लेकिन कितने दिनों में? 13 काम ये 3 दिन में, फिर ये 3 दिन में, फिर ये 3 दिन में, यानी कि 9 दिन में कितना काम पूरा हो गया? 9 दिन में 39 काम पूरा हो गया। अब बात आती है 10वें दिन की। 10वें दिन में 10वें दिन में सबसे पहले ए काम कर लेता है, तो ए कितना काम करता है? 6 काम करता है। तो ए ने कितना काम कर लिया? 6 काम कर लिया, ठीक है। फिर 9 और 6 15, 3 और 1 4, 45 काम हो गए पूरे। ए ने अपना काम खत्म करा, 45 काम हो गए। अब काम बचता है केवल 48 में से 45 जाएंगे तो केवल 3 बचता है, 3 काम बचते हैं। तो 48 में से 45 गए 3 काम। तो बी कितना काम करेगा? बी काम करेगा फिर 3। एक दिन में ए काम करता है, फिर बी उसके अगले दिन काम करेगा, यानी कि 10 दिन में कितना काम पूरा होता है? 45 काम पूरा होता है। काम को पूरा खत्म करने के लिए 11वें दिन में एंट्री करनी पड़ेगी बी को, तब जाकर ये काम हमारा कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ये स्टेटमेंट नंबर 2 दिया हुआ है कि ये काम 10 दिनों में पूरा हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि 10 दिन में नहीं, काम कितने दिन में पूरा हो रहा है? काम पूरा हो रहा है हमारा 11 दिनों में। 11 दिनों में पूरा हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से पहले से खत्म हो गया। अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि ये जो काम है जब कंप्लीट होगा, तो ये वाला काम बृहस्पतिवार को ही पूरा होगा। अब देख लेते हैं टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ है? 11 दिन में। इसको इरेज कर लेते हैं। टोटल काम पूरा हुआ है हमारा 11 दिन में, 48 काम 11 दिन में पूरा हुआ है। काम शुरू कब से होता है? मंडे से शुरू होता है काम। 3-3 करके निकाल लेते हैं। देखो 11 को ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 3 6 3 9 और 2 11, तभी तो 11 दिन बैठेंगे। शुरू में 3 दिन काम करा, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। वेडनेसडे तक ये काम कंप्लीट हो गया 3 दिन का। फिर 3 दिन अगला काम होगा, 3 दिन फिर अगला काम होगा, तो कैसे होगा? कब से शुरू होगा? थर्सडे से। तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को अगला 3 दिन का काम पूरा हुआ। सैटरडे में हो गया, सैटरडे के बाद 3 दिन फिर कौन से काम करेंगे? संडे मंडे और ट्यूसडे। संडे मंडे और ट्यूसडे ये वाला काम पूरा हो गया। अब बचे केवल 2 दिन, तो ट्यूसडे के बाद 2 दिन कौन से होंगे? वेडनेसडे और थर्सडे। यानी कि जो 11वां दिन है उस दिन कौन सा दिन रहा होगा? बृहस्पतिवार का दिन रहा होगा। तो जो काम कंप्लीट होगा, ये पूरा 48 काम कितने दिन में पूरा होगा? 11 दिन में। कौन सा दिन रहा होगा? बृहस्पतिवार रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 इज द राइट। स्टेटमेंट नंबर 1 एकदम सही है। काम जो कंप्लीट होगा वो बृहस्पतिवार को ही पूरा होगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं, केवल एक, दो तो हमारा है ही नहीं। हाँ सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। केवल एक ही इसका स्टेटमेंट सही है। तो जो हमारा ये सम है ये काफी इजी है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि इसमें टाइम एंड वर्क पूछा गया है। टाइम एंड वर्क के साथ साथ इसके अंदर जो हमारा एक नया टॉपिक मिक्स कर दिया उन्होंने, वो साथ में कैलेंडर का कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया कि कैलेंडर क्या है, कौन सा डे है उस दिन। कैलेंडर की जो रीजनिंग का टॉपिक है और मैथ्स का टॉपिक जो है रीजनिंग उसका कैलेंडर का, वो टॉपिक और टाइम एंड वर्क को मिलाकर ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन तो काफी इजी है। इतनी सी सेट में इतने सारे टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कुछ इजी भी क्वेश्चंस हैं। जैसे यदि 7 ये सिंबल है, 9 ये 9 के बाद एक सिंबल दिया हुआ है 10, इसके बराबर 8 है, इसके बराबर 5 है, इसके बराबर 13 है, तो 23 4 और 15 का मान क्या होगा? ऐसे ऐसे जो सम होते हैं
उनमें सबसे पहले हम प्लस करके देखते हैं, प्लस से काम नहीं चलता फिर माइनस करके देखते हैं। तो आप प्लस माइनस, हालांकि ज्यादातर सवाल प्लस माइनस से हो जाते हैं, फिर स्क्वायर करके देखते हैं, क्यूब करके देखते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। वो हम कोई ना कोई सीरीज, हमारा माइंड उस तरीके से फिर उस चीज को समझ लेता है कि हमें इसमें क्या करना है। सबसे पहले क्या करके देखते हैं, प्लस, तो प्लस ही करके देख लेते हैं। 7 एंड 9 को प्लस किया तो कितना आया, 16। ठीक है, 16 में 10 प्लस करा तो कितना आया, 26। इनको हमने प्लस करके देखा तो 26 आंसर आया। और अब इस 26 को भी सिंगल नंबर बनाने के लिए हमने इसको प्लस किया, तो 26 को प्लस किया तो कितना आया, 8। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। चलिए, ये तो हमारा समझ में आ गया कि प्लस करने से ही हो गया। अब ये सीरीज कंटिन्यू यदि चले तो प्लस हमारा सही होगा। अब सेकंड को देख लेते हैं। 9 प्लस 11 प्लस 30, तो 11 और 9 20, 20 और 30 50, और 50 इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 5। तो दूसरी वाली भी हमारा सही है, प्लस करने से ये बिल्कुल हमारी जो सीरीज है सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद देखते हैं आगे। 11 प्लस 17 प्लस 21। 11 और 17 यानी कि 11 और 17 हमारे हो गए 10 एंड 10 20, 27, 28 प्लस 21, 8 और 1 9, 2 और 2 4, 49। 49 को प्लस किया तो कितना आया, 13। इनको यदि ऐड करेंगे तो 13 भी हमारा, ये भी सही है। तो इस वाले सीरीज में जिसकी हमसे वैल्यू पूछी है, इसमें भी प्लस ही हो रहा होगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 23 प्लस 4 प्लस 15, 23 और 4 कितना हुआ, 27 प्लस 15, 27 और 15, 7 और 5 12, 2 और 1 3 और 1 4, 42, और 42 को भी प्लस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा आंसर, 6। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 6। 6 इसका एकदम सही आंसर है।